नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत पर अरब और तुर्की आक्रमण। यहीं से भारत मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू होता है। और इस इतिहास विभाजन का डीडी कौशाम्बी ने विरोध भी किया है कि आप धर्म के आधार पर इतिहास को नहीं बांट सकते। जैसे प्राचीन इतिहास को हिंदू इतिहास कहा है, मध्यकाल को मुस्लिम इतिहास कहा गया है और आधुनिक को ईसाई इतिहास कहा गया है। डीडी कौशाम्बी ने कहा है कि ये तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप धर्म के आधार पर इतिहास को विभाजित करो, प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक को। तो इसका उन्होंने विरोध किया है, लेकिन चल रहा है तो हम भी यही पढ़ेंगे अब। तो हमारा मध्यकाल प्रारंभ होता है अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण से। तो भारत पर जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो अरब थे। यानी कि जो अरबी मुस्लिम थे उन्होंने पहले भारत पर आक्रमण किया है, बाद में आए तुर्क। तो और भारत पर अरबों के अगर आगमन की बात करें तो सबसे पहले वो मालाबार तट पर आए थे। आगमन की, आक्रमण की नहीं। जब भारत में पहली बार आए तो वो मालाबार तट पर आए थे केरल में, और व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ऐसा नहीं उन्होंने हमला किया था, व्यापारी के रूप में आए थे। तो भारत में अगर इस्लाम का आगमन कहा जाए तो सबसे पहले केरल में हुआ है। और आक्रमण की अगर बात की जाए तो वो सिंध वाले क्षेत्र से है। सिर्फ भारत में इस्लाम के आगमन की अगर बात करेंगे तो वो केरल में हुआ है। केरल से हुआ है, मालाबार तट, व्यापारियों के रूप में। और अगर मुस्लिम आक्रमणकारी की अगर बात करें तो फिर सिंध वाले क्षेत्र से हुआ है। तो भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ है वो अरबों द्वारा किया गया है। और इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो चचनामा एक ग्रंथ है। चचनामा से ये जानकारी प्राप्त होती है कि अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया है। और चचनामा का जो लेखक है वो कोई मोहम्मद बिन कासिम का कोई सैनिक था, या हो सकता है कि उसका कोई सेवादार रहा हो। तो उसने अरबी में लिखी थी चचनामा। बाद में फिर इसका अनुवाद भी हुआ है, लेकिन ओरिजिनली किसने लिखी है इसका कोई ज्ञान नहीं है कि किसने लिखा है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफ़ी, उसने नासिरुद्दीन कुबाजा के टाइम पे इसका फारसी में अनुवाद किया है। और जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ उस समय सिंध पर उन्होंने आक्रमण किया है, तो सिंध की राजधानी उस समय आलोर थी और वहाँ के शासक इस समय दाहिर थे। दाहिर वहाँ का राजा था। और मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर जब आक्रमण करने के लिए भेजा गया उस समय जो खलीफा थे वो वालिद थे। तो अगर पूछा जाए कि किस खलीफा के समय में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ है, जो वहाँ के उस समय के जो खलीफा थे वो वालिद थे। और किसने भेजा है? तो इराक के गवर्नर ने भेजा है। उस समय इराक के गवर्नर अल हज्जाज नाम था। तो अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और अल हज्जाज इराक का गवर्नर था। ये इस बार एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न कि अल हज्जाज कहाँ का गवर्नर था। कईयों ने इसको गलत किया है, सब ज़्यादातर लोगों ने ईरान इसका आंसर किया था, तो इराक का था। और इस आक्रमण का कारण क्या था? तो कई अलग अलग कारण बताते हैं। उसमें से जो तत्कालिक कारण माना जाता है कि समुद्री डाकुओं ने एक जहाज को लूट लिया था जो कि श्रीलंका की तरफ जा रहा था। और ये जब घटना हुई है ये सिंध के समुद्री क्षेत्र में हुई है, देवल बंदरगाह पे, ठट्टा के पास में। तो दाहिर को फिर कहा गया कि आप इन डाकुओं को कंट्रोल करो। दाहिर ने न तो डाकुओं को कंट्रोल में किया है और न ही हर्जाना दिया है। हर्जाना मांगा था कि आप अगर उनको नहीं पकड़ सकते हो तो हमें इसका हर्जाना दो। दाहिर ने मना कर दिया, हर्जाना भी नहीं दिया और डाकुओं को नियंत्रित भी नहीं किया। तो माना जाता है कि इसके लिए उन्होंने दाहिर पर हमला किया, सिंध पर। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंध का व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा था, मतलब ट्रेड रूट में पड़ता था, इसलिए उस पर अधिकार करना चाहते थे अरबी लोग। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 20 जून 712 ईस्वी के समय, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। और 20 जून को मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने, या अरबी सेना ने, दाहिर को पराजित किया था। और जिस युद्ध में पराजित किया था उसे रावर का युद्ध कहा जाता है। तो रावर के युद्ध में किस किस के बीच में हुआ था? तो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में हुआ था, और यहाँ पर दाहिर को मार दिया जाता है। कासिम ने सबसे पहले जो देवल बंदरगाह था वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ के मंदिर को पत्थर फेंकने वाला एक मशीन आती है, एक अस्त्र आता है जिसको मंजानिक बोलते हैं, मंजानिक या मैंगो नेल्स, उससे पत्थर फेंके। और एक आग के गोले बरसाने वाला एक यंत्र आता है जिसको नाफ्ता बोलते हैं, नाफ्ता। इससे आग बरसाते हैं नाफ्ता से, और जो मंजानिक होता है उससे पत्थर फेंके जाते हैं, मंजानिक। इससे पत्थर फेंके जाते हैं। तो कासिम ने सबसे पहले एक मंदिर को गिराया इन मशीनों के ज़रिए, और फिर 20 जून 712 को दाहिर को रावर के युद्ध में पराजित करके मार डाला। इसके बाद कासिम ने ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया। यहाँ पे दाहिर के लड़के जय सिंह का शासन था, मतलब वहाँ पर उनके बीच में लड़े हुए जय सिंह जो कि राजा दाहिर का पुत्र था। और यहाँ से कासिम को 2 पुत्रियाँ मिली है दाहिर की, जिनके नाम सूर्या और परमल देवी है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों राजकुमारियों को खलीफा वालिद के पास भेज दिया है। जब सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उस समय उस क्षेत्र के जो जाट और बौद्ध लोग थे उन्होंने कासिम की सहायता करी थी। और भारत में सबसे पहले जजिया कर ये मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सिंध में और वसूल किया था। अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, या किसने सबसे पहले जजिया कर वसूल किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ से किया है, तो सिंध से किया है। और सिंध के बाद कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान पे हमला किया और मुल्तान को जीता। और मुल्तान से उनको इतना सोना मिला है कि अरबों ने मुल्तान शहर को सोने का शहर नाम दिया है। और मुल्तान की विजय कासिम की आखिरी विजय थी, क्योंकि जब ये मुल्तान विजय के बाद वापस लौटा तो जो दाहिर की जो बेटियां थी जिनको खलीफा के पास भेजा था, उन राजकुमारियों ने जो मोहम्मद बिन कासिम था उस पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया था कि इन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। तो जब खलीफा को ये पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम ने इनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, तो दाहिर की जो पुत्रियाँ थी उनकी शिकायत पर खलीफा वालिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया। मतलब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ये था अरबी आक्रमण। इसके बाद होता है तुर्की आक्रमण। और जब ये 712-13 में आक्रमण हुआ था, उसके बाद लगभग ये मान के चलो कि 1000 ईस्वी तक, मतलब 300 साल तक वापस कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय कोई आक्रमण नहीं हुआ होगा, आक्रमण तो हुआ है, लेकिन इस समय भारत में जो शासक थे वो इतने दमदार थे कि इनके आक्रमणों को सफल नहीं होने दिया। और हमारे यहाँ वाले तो इतिहास लिखते ही नहीं थे। हमें जितना भी जो ऐतिहासिक सामग्री मिलती है, ज़्यादातर यात्रियों और ये युद्धों के समय जो विदेशी आते थे उनकी पढ़ते हैं हम। हमारे इधर वाले तो ज़्यादातर तारीफ ही लिखते हैं, और इतनी तारीफ लिख देते हैं कि पढ़ने वाले को लगता है कि ये अतिशयोक्ति है। तो हमारे इधर वाले ज़्यादा इतिहास लिखने में रुचि नहीं दिखाते थे। तो स्वाभाविक बात है कि 300 साल तक भी बीच में अगर किसी ने तो भारत पर आक्रमण किया होगा, लेकिन वो हर बार हारे, और जब वो हार गए तो उन्होंने अपना इतिहास लिखा ही नहीं। हारे हुए का क्या लिख के बताना। और हमारे वाले जो जीते थे इन्होंने अपना लिखवाया नहीं कि हम जीते हैं। तो इस समय भी आक्रमण तो हुए होंगे, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगला है तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण की बात करें तो भारत पर जो तुर्की आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुआ था। ये महमूद गजनवी कौन है? तो जो गजनी साम्राज्य है इसकी स्थापना अलप्तगिन ने करी थी 962 ईस्वी में। और अलप्तगिन का एक गुलाम था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ने 977 ईस्वी में यामिनी वंश की स्थापना करी थी, और गजनी की गद्दी पर बैठा था ये यामिनी वंश के नाम के साथ। और सुबुक्तगिन पहला तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया है। तो अगर भारत पर तुर्की आक्रमण की बात की जाए कि किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, या किस तुर्क शासक ने भारत पर पहले आक्रमण किया था, तो भारत पर अगर तुर्क शासक के आक्रमण की बात करें तो सुबुक्तगिन ने किया था। और अगर अरबी आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो इस बात का ध्यान रखना।
कि पहला अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम, और पहला तुर्की आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, तो सुबुक्तगिन के नेतृत्व में हुआ। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब इसने भारत पर आक्रमण किया था हिंदू शाही शासक पर, ये जो राज्य था हिंदू शाही शासन, ये काबुल और पंजाब के क्षेत्र में था। उस समय इसकी राजधानी वेहंद थी, और उस वेहंद को उद्बानपुर भी कहा जाता है। और ये जो हिंदू शाही शासक है, इसको अल बरूनी ने कनिष्क का वंशज बताया है। कुषाण शासक कनिष्क जो था उसके वंशज बताया, किसने, अल बरूनी ने। फिर सुबुक्तगिन का पुत्र आता है महमूद गजनवी। ये 998 ईस्वी में अपने भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और 1030 ईस्वी तक शासन करता है। और महमूद गजनवी की कुछ उपाधियाँ थी, जैसे अमीन उल मिल्लत, जिसको मुसलमानों का संरक्षक कहा जाता है। अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। और इसकी एक और उपाधि थी यमीन उद दौल्ला। यमीन उद दौल्ला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। इसको ये उपाधियाँ बगदाद के खलीफा ने दी थी, जिसका नाम अल कादिर बिल्ला है। जो बगदाद का खलीफा था उसका नाम अल कादिर बिल्ला है, जिसने महमूद गजनवी को ये उपाधियाँ दी थी। और महमूद गजनवी मुस्लिम इतिहास का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक महमूद गजनवी है। इस बात का ध्यान रखना। और महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के कारणों की अगर बात करें तो उतबी एक महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है, जिसका नाम उतबी है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है जिसका नाम उतबी है। उसके अनुसार महमूद ने जो भारत पर आक्रमण किए थे, इसका जो उद्देश्य था वो जिहाद था और इस्लाम का प्रचार करना था। और गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो ये खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। तो कभी अगर पूछ ले कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस मार्ग से किया है, तो खैबर दर्रे से किया। इस बात का ध्यान रखना। और जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ के जो शासक थे, जैसे कन्नौज में प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था, और चंदेल शासक विद्याधर था, बंगाल में पाल शासक था महिपाल, कश्मीर में एक रानी का शासन था दिद्दा, और चोल शासक थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। और चंदेल शासक विद्याधर पर तो महमूद ने आक्रमण भी किया था, लेकिन उसको पराजित नहीं कर पाया था। महमूद ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था हिंदू शाही शासक के खिलाफ, वो जयपाल पर था। 1000 ईस्वी में किया गया था। और जयपाल जब महमूद गजनवी से हार गया तो एक साल भर बाद उसने आत्मदाह कर लिया, खुद को आग लगा ली थी। और महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण की बात करें तो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। और जो चंदेल शासक था विद्याधर, इसने 1019-20 ईस्वी के आसपास एक संघ बनाया था महमूद गजनवी के विरुद्ध। और जो महमूद का दरबारी इतिहासकार है उतबी, हालांकि उतबी भारत नहीं आया था महमूद के साथ, लेकिन भारत पर आक्रमण का इतिहास उतबी ने अपने लेखन में लिखा है। तो उसने लिखा है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान है। ये उसने मथुरा के बारे में बताया। और जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। और उतबी लिखता है इस आक्रमण के बारे में कि सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया तो महमूद को इतना धन प्राप्त हुआ जितना कि किसी भी अभियान से प्राप्त नहीं हुआ। और 1027 ईस्वी में भारत पर जो सबसे अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी का हुआ वो सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ है। और इसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी के जो उत्तर पश्चिम भारत में सिक्के जारी हुए हैं उसमें अरबी और शारदा लिपि में लेख लिखे गए, मतलब द्विभाषी लेख लिखे गए थे। और गजनवी ने संस्कृत में लेखयुक्त चांदी के सिक्के भी चलाए। इस पर लेख लिखा हुआ था अव्यक्तमेव मोहम्मद अवतार नृपति महमूद। ये शारदा लिपि में उन चांदी के सिक्कों पर लिखा हुआ था जो कि महमूद गजनवी के थे। और महमूद गजनवी के दरबार में कई सारे विद्वान और कवि रहते थे, जैसे उतबी, फिरदौसी, अल बरूनी, बेहाकी, अंसारी। ये विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसमें अगर अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद ग्रंथ लिखा है। इतिहास का एक ग्रंथ है किताबुल हिंद, और ये अरबी भाषा में लिखा गया है। और इस किताब में भारतीय भूगोल, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन, इतिहास इसके बारे में लिखा हुआ है। और माना जाता है कि ये 11वीं सदी के भारत का दर्पण है। इस समय इस किताब में 11वीं शताब्दी के भारत का विस्तार से विवरण लिखा हुआ है। और अल बरूनी की अगर बात करें तो ये पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसने पुराणों का अध्ययन किया है। और एक है फिरदौसी। फिरदौसी ने
फारसी भाषा में शाहनामा की रचना करी। और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, पूर्व का होमर या फारस का होमर। और फिरदौसी के बारे में कहा जाता है कि महमूद ने उससे हर एक छंद पर, प्रत्येक छंद की रचना करने पर एक सोने का सिक्का देने का वादा किया था, लेकिन बाद में महमूद ने दरबार में उसका अपमान किया और सिक्के देने से मना कर दिया। तो अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाने के कारण फिरदौसी ने आत्महत्या कर ली थी फिर बाद में। महमूद गजनवी के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर इसकी बात करें तो जो खैबर दर्रा था, जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था, इस पर हमेशा के लिए विदेशियों का अधिकार हो गया। और इस समय भारतीय शासकों में आपसी फूट और सैनिक कमजोरी सार्वजनिक हुई। यानी जो जितने भी ये तुर्की लोग थे, इनको पता चला कि भारत में मजबूत सैन्य क्षमता नहीं है और यहाँ के राजा आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो इनको जीतना आसान है। और भारत पर इनके हमले से भारी मात्रा में धन की लूटपाट हुई और कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ इस समय। और जब गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ तो लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया और पंजाब तुर्कों के नियंत्रण में चला गया। ये महमूद के आक्रमण का स्थायी परिणाम हुआ कि पंजाब तुर्कों के नियंत्रण में चला गया। तुर्कों की अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो ये जनजातीय संगठन पर आधारित थी। और जो महमूद था, महमूद गजनवी, इसको मूर्ति भंजक कहा गया है, बूत शिकन, क्योंकि ये जहाँ भी जाता था वहाँ मूर्तियों को तोड़ता था। महमूद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गोरी, जिसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो पहला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद ये पहला व्यक्ति मोहम्मद गजनवी। और दूसरा मोहम्मद गोरी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की था मोहम्मद गजनवी और दूसरा था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और जो मोहम्मद गोरी है ये शंशबनी वंश का है। और जो मोहम्मद गोरी है शंशबनी वंश का, ये जो गोरी लोग हैं ये पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, फिर बाद में कन्वर्ट हो गए और मुस्लिम बन गए। और मोहम्मद गोरी को जहांसोज कहा जाता है। जहांसोज इसका मतलब होता है विश्व को जलाने वाला, क्योंकि इसने गजनी पर आक्रमण किया था तो वहाँ पर आक्रमण करके उसको लूटपाट करके पूरा जला दिया, जला के नष्ट कर दिया, तो इसका नाम पड़ गया था विश्व को जलाने वाला। और मोहम्मद गोरी का एक नाम है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन का मतलब होता है धर्म का ज्वलंत लक्षण। और मोहम्मद गोरी के भारत पर विजय का विवरण अगर कहीं से मिलता है तो वो एक किताब है मिनहाज की तबकात ए नासिरी। तो मिनहाज की तबकात ए नासिरी में मोहम्मद गोरी के भारत विजय का विवरण मिलता है। और गोरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था मोहम्मद गोरी ने? तो पहला तो यह था कि अपना साम्राज्य विस्तार करना। दूसरा यह था कि इस्लाम का प्रचार करना। और उसने मोहम्मद गजनवी को देखा ही था कि धन बहुत है भारत में, तो धन लूटना। और इसने अपने बड़े भाई से एक समझौता किया था। इसका बड़ा भाई था गियासुद्दीन, उससे समझौता किया था कि वह अपना जो राज्य है वो पूर्व में ही विस्तार करेगा। तो इसलिए उसने उसके राज्य के पूर्व में भारत ही पड़ रहा था, तो इसका एक कारण ये भी था। और मोहम्मद गोरी जिस रास्ते से भारत में आया था वो गोमल दर्रे से होकर भारत आया था। और हमने देखा कि मोहम्मद गजनवी खैबर दर्रे से आया था। इस बात का ध्यान रखना है कि मोहम्मद गजनवी खैबर दर्रे से भारत आया था और मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से भारत आया था। ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनका ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। और मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था मुल्तान पर। और इस समय यहाँ पर करमाथी मुस्लिमों का शासन था। और ये शिया मुस्लिम होते हैं, करमाथी मुसलमान। और बाद में ये करमाती मुसलमान ही इसको निपटा देते हैं। 1178 ईस्वी में गोरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय मूलराज द्वितीय गुजरात का शासक था। और माउंट आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। किससे? मूलराज द्वितीय से। और ये जो युद्ध हुआ था माउंट आबू का युद्ध, इस युद्ध में मूलराज जो द्वितीय है उसकी माँ ने सेना का नेतृत्व किया था, उसका नाम नायका देवी। तो मूलराज द्वितीय की माता जो नायका देवी थी उन्होंने माउंट आबू के युद्ध का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी 1178 में। इसके बाद
1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा कहा जाता है, इसने गोरी को पराजित किया था। और तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में, 1191 में पहला युद्ध होता है, ये कब होता है? ग्यारह सौ इक्यावन में पहला युद्ध होता है और 1192 में दूसरा होता है। और इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ये मोहम्मद गोरी के हाथों से पराजित होते हैं और इसका परिणाम फिर ये होता है कि उत्तर भारत में तुर्की शासन स्थापित हो जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा की हार के बाद। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो खांडेराव था। सेनापति का नाम खांडेराव है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान जब हार गए थे तो हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा है कि जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे तो उनको कैद करके अजमेर ले जाया गया था और वहाँ पे उन्होंने गोरी के अधीनता में कुछ समय तक शासन किया था। और एक पुस्तक और है संस्कृत में, किसल विधि विद्मंसा, ये संस्कृत ग्रंथ है। इसमें भी हसन निजामी के इस कथन की पुष्टि होती है कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है इन्होंने मोहम्मद गोरी के अधीन कुछ समय तक शासन किया था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कुछ सिक्कों पर भी एक भाग पर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है। तो इससे ये माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी के अंडर में शासन किया होगा। और पृथ्वीराज चौहान के ही एक दरबारी थे चंद्रबरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो उनके अनुसार पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गए थे और वहाँ पे उन्होंने गोरी की हत्या कर दी और इस अपराध में पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दे दिया गया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर का युद्ध किया। 1194 और चंदावर के युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था ये, और इसमें जयचंद पराजित होता है। और जो जयचंद है वो गढ़वाल शासक है। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ वो मोहम्मद गोरी और गढ़वाल शासक जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की हार होती है। 1206 ईस्वी में जो पंजाब में खोकर लोग थे, जो जाट लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और जब गोरी अपने आखिरी अभियान पर था, इस अभियान में इल्तुतमिश, ये आगे आएगा, ये शासक है इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इल्तुतमिश के सहयोग से इसने खोखरों का कत्लेआम किया और इस विद्रोह को दबा दिया। तो इल्तुतमिश का जो ये शौर्य इसने देखा है, इसने मोहम्मद गोरी ने, तो इससे प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक को आदेश दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था और ऐबक का दास इल्तुतमिश था। तो मोहम्मद गोरी ने अपने दास या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि वो अपने गुलाम इल्तुतमिश को अपनी गुलामी से मुक्त कर दे। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम बना रहा, लेकिन उसका जो गुलाम था इल्तुतमिश, वो अपनी दासता से मुक्त हो गया। ऐबक से पहले इल्तुतमिश मुक्त हो गया। और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर अगर देखेंगे तो एक तरफ तो वो उसका कलमा खुदा हुआ रहता था और दूसरी तरफ लक्ष्मी और नंदी की आकृति अंकित रहती थी। और कुछ सिक्कों पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। और ये जो सिक्के हैं, इनको दिल्ली वाला सिक्का कहा गया, दिल्ली वाला या दिल्लीवाल सिक्का। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, तो जो मजदूर थे काम करने वाले, उनको इन्हीं सिक्कों में भुगतान किया था मजदूरी का। इसके बाद मोहम्मद गोरी 15 मार्च 1206 में सिंध के तट पर जब नमाज पढ़ रहा था, तब मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। और यह हत्या किसने करी, इस पर इतिहासकार के अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि खोखरों ने इसकी हत्या की है और कुछ का मानना है कि करमाथी जो शिया मुसलमान है उन्होंने इसकी हत्या की थी। और जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। जब उत्तराधिकारी नहीं होता है तो जो इसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। कब? 1206 में। और 1206 से ही दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत होती है, जब ये गुलाम वंश की नींव डालता है कुतुबुद्दीन ऐबक।
और इस मोहम्मद गोरी के साथ एक व्यक्ति और आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये 1192 में भारत आते हैं और अजमेर में अपना निवास स्थान बनाते हैं। और मोहम्मद गोरी ने भारत में सबसे पहले इक्ता प्रथा चलाई, इक्तेदारी प्रथा जिसको बोलते हैं, ये सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने चलाई थी। और इसको एक संस्था के रूप में इल्तुतमिश ने विकसित किया था। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत में इक्ता प्रथा किसने चलाई, तो ये मोहम्मद गोरी ने चलाई थी। और इसको एक संस्था के रूप में किसने संगठित किया है, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। तो ये था हमारा अरब और तुर्की आक्रमण भारत में, जो कि मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर है। और अगली क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।